साहित्य निधि में सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास पथ के दावेदार धारावाहिक रूप से। पथ के दावेदार उपन्यास सम्राट शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की सर्वश्रेष्ठ रचना है। शरत बाबू के उच्च कोटि के मौलिक स्वदेशानुराग और देश सेवा के भावों से ओतप्रोत होने के कारण इस उपन्यास का बड़ा महत्व समझा जाता है। जिस समय इस उपन्यास का प्रथम संस्करण बांग्ला में प्रकाशित हुआ था, उस समय एक तहलका सा मच गया था और इसे खतरे की चीज़ समझकर ब्रिटिश सरकार ने इस पुस्तक को जब्त कर लिया था। ये उपन्यास इतना महत्वपूर्ण समझा गया कि विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी शरत बाबू की इस रचना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। आरंभ करते हैं उपन्यास। आज सुनिए भाग 1। अपूर्व के मित्र मजाक करते, तुमने एमएससी पास कर लिया, लेकिन तुम्हारे सिर पर इतनी लंबी चोटी है। क्या चोटी के द्वारा दिमाग में बिजली की तरंगें आती जाती रहती हैं? अपूर्व उत्तर देता, एमएससी की किताबों में चोटी के विरुद्ध तो कुछ नहीं लिखा मिलता। फिर बिजली की तरंगों के संचार के इतिहास का तो अभी आरंभ ही नहीं हुआ है। विश्वास ना हो तो एमएससी पढ़ने वालों से पूछकर देख लो। मित्र कहते, तुम्हारे साथ तर्क करना बेकार है। अपूर्व हंसकर कहता, ये बात सच है, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आती। अपूर्व सिर पर चोटी रखे कॉलेज में छात्रवृत्ति और मेडल प्राप्त करके परीक्षाएं भी पास करता रहा और घर में एकादशी आदि व्रत और संध्या पूजा आदि नित्य कर्म भी करता रहा। खेल के मैदानों में फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी आदि खेलने में उसको जितना उत्साह था, प्रातःकाल माँ के साथ गंगा स्नान करने में भी उससे कुछ कम नहीं था। उसकी संध्या पूजा देखकर भौजाइयाँ भी मजाक करती, बबुआ जी पढ़ाई लिखाई तो समाप्त हुई, अब चिमटा कमंडल लेकर सन्यासी हो जाओ, तुम तो विधवा ब्राह्मणी से भी आगे बढ़े जा रहे हो। अपूर्व हंसकर कहता, आगे बढ़ जाना आसान नहीं है भाभी। माता जी के पास कोई बेटी नहीं है, उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। अगर बीमार पड़ जाएंगी तो पवित्र भोजन बनाकर तो खिला सकूँगा। रही चिमटा कमंडल की बात, सो वो तो कहीं गया नहीं। अपूर्व माँ के पास जाकर कहता, माँ ये तुम्हारा अन्याय है, भाई जो चाहे करें, लेकिन भाभियाँ तो मुर्गा नहीं खाती। क्या तुम हमेशा अपने हाथ से भोजन बनाकर खाओगी? माँ कहती, 1 जून 1 मुट्ठी चावल उबाल लेने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती, और जब हाथ पांव काम नहीं करेंगे तब तक मेरी बहू घर में आ जाएगी। अपूर्व कहता, तो फिर एक ब्राह्मण पंडित के घर में बहू मंगवा क्यों नहीं देती? उसे खिलाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन तुम्हारा कष्ट देखकर सोचता हूँ कि चलो भाइयों के सिर पर भार बनकर रह लूँगा। माँ कहती, ऐसी बात मत कह रहे अपूर्व, एक बहू क्या, तू चाहे तो घर भर को बिठाकर खिला सकता है। कहती क्या हो माँ, तुम सोचती हो कि भारतवर्ष में तुम्हारे जैसा पुत्र और कोई है ही नहीं। और ये कहकर वो तेजी से चला जाता। अपूर्व के विवाह के लिए लोग बड़े भाई विनोद को आकर परेशान करते। विनोद ने जाकर माँ से कहा, माँ कौन सी निष्ठावान जप तप वाली लड़की है, उसके साथ अपने बेटे का ब्याह करके किस्सा खत्म करो, नहीं तो मुझे घर छोड़कर भाग जाना पड़ेगा। बड़ा होने के कारण लोग समझते हैं कि घर का बड़ा बूढ़ा मैं ही हूँ। पुत्र के इन वाक्यों से करुणामयी अधीर हो उठी, लेकिन बिना विचलित हुए मधुर स्वर में बोली, लोग ठीक ही समझते हैं बेटा, उनके बाद तुम ही तो घर के मालिक हो। लेकिन अपूर्व के संबंध में किसी को वचन मत देना। मुझे रूप और धन की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं देख सुनकर तय करूँगी। अच्छी बात है माँ, लेकिन जो कुछ करो दया करके जल्दी कर डालो, कहकर विनोद रूठ कर चला गया। स्नान घाट पर एक अत्यंत सुलक्षणा कन्या पर कई दिन से करुणामयी की नज़र पड़ रही थी। वो अपनी माँ के साथ गंगा स्नान करने आती थी, उन्हीं की जाति की है, गुप्त रूप से वो पता लगा चुकी थी। उनकी इच्छा थी कि अगर तय हो जाए तो आगामी बैसाख में ही विवाह कर डालें। तभी अपूर्व ने आकर एक अच्छी नौकरी की सूचना दी। माँ प्रसन्न होकर बोली, अभी उस दिन तो पास हुआ है, इसी बीच तुझे नौकरी किसने दे डाली? अपूर्व हंसकर बोला, जिसे ज़रूरत थी। यह कहकर उसने सारी घटना विस्तार से बताई कि उसके प्रिंसिपल साहब ने ही उसके लिए नौकरी ठीक की है। वोथा कंपनी ने बर्मा के रंगून शहर में एक नया कार्यालय खोला है। वहाँ किसी सुशिक्षित और ईमानदार बंगाली युवक को उस कार्यालय का सारा उत्तरदायित्व देकर भेजना चाहती है।
रहने के लिए मकान और 400 रुपये माहवार वेतन मिलेगा और 6 महीने बाद वेतन में 200 रुपये की वृद्धि कर दी जाएगी। वर्मा का नाम सुनते ही माँ का मुंह सूख गया। बोली, पागल तो नहीं हो गए हो क्या? तुझे वहाँ भेजूंगी? मुझे ऐसे रुपयों की ज़रूरत नहीं है। अपूर्व भयभीत होकर बोला, तुम्हें ना सही मुझे तो है। तुम्हारी आज्ञा से भीख मांगकर भी जिंदगी बिता सकता हूँ, लेकिन जीवन भर ऐसा सुयोग फिर नहीं मिलेगा। तुम्हारे बेटे के न जाने से वो था कंपनी का काम रुकेगा नहीं, लेकिन प्रिंसिपल साहब मेरी ओर से वचन दे चुके हैं, उनकी लज्जा की सीमा न रहेगी। फिर घर की हालत तो तुमसे छिपी नहीं है माँ। लेकिन सुनती हूँ वो म्लेच्छों का देश है। अपूर्व ने कहा, किसी ने झूठ मूठ कह दिया है। तुम्हारा देश तो म्लेच्छों का देश नहीं है। फिर भी जो मनमानी करना चाहते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। मैंने तो इसी बैसाख में तेरा विवाह करने का निश्चय किया है। अपूर्व बोला, एकदम निश्चय? अच्छी बात है। 1-2 महीने बाद जब तुम बुलाओगी मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करने आ जाऊंगा। करुणामयी बाहर से देखने में पुराने विचारों की अवश्य थी, लेकिन बहुत ही बुद्धिमती थी। कुछ देर मौन रहकर बोली, जब जाना ही है तो अपने भाइयों की सहमति भी ले लेना। ये कुल गोकुल दीदी के सुप्रसिद्ध बंदोपाध्याय घराने में से है। वंश परंपरा से ही वो लोग अत्यंत आचार परायण कहलाते हैं। बचपन से जो संस्कार उनके मन में जग गए थे, पति पुत्रों ने जहाँ तक लांछित और अपमानित करना था किया, लेकिन अपूर्व के कारण वो सब कुछ सहन करती हुई इस घर में रह रही थी। आज वो भी उनकी आंखों से दूर अनजाने देश जा रहा है। इस बात को सोच सोचकर उनके भय की सीमा नहीं रही। बोली, अपूर्व, मैं जितने दिन जीवित रहूं मुझे दुख मत देना बेटे। कहते कहते उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। अपूर्व की आंखें भी गीली हो उठीं। बोला, माँ, आज तुम इस लोक में हो, लेकिन एक दिन जब स्वर्गवास की पुकार आएगी उस दिन तुम्हें अपने अपूर्व को छोड़कर वहाँ जाना होगा। मेरे जाने के बाद तुम यहाँ बैठकर मेरे लिए आंसू मत बहाती रहना। इतना कहकर वो दूसरी ओर चला गया। उस दिन सांझ के समय करुणामयी अपनी नियमित संध्या पूजा आदि कार्यों में मन नहीं लगा सकीं। अपने बड़े बेटे के कमरे के दरवाजे तक चली गईं। विनोद कचहरी से लौटकर जलपान करने के बाद क्लब जाने की तैयारी कर रहा था। माँ को देखकर एकदम चौंक पड़ा। करुणामयी ने पूछा, एक बात पूछने आई हूँ विनू। कौन सी बात माँ? यहाँ आने से पहले माँ अपनी आंखों के आंसू अच्छी तरह पोंछ कर आई थीं, लेकिन उनका रुंधा गला छिपा न रह सका। सारी घटनाओं और पूर्व के मासिक वेतन के बारे में बताने के बाद उन्होंने चिंतित स्वर से पूछा, यही सोच रही हूँ बेटा कि इन रुपयों के लोभ में उसे भेजूं या नहीं। विनोद धीरज खो बैठा। शुष्क स्वर में बोला, माँ, तुम्हारे अपूर्व जैसा लड़का भारतवर्ष में और दूसरा नहीं है। इस बात को हम सभी मानते हैं, लेकिन इस धरती पर रहकर इस बात को माने बिना भी नहीं रह सकते कि पहले 400 रुपये, फिर 6 महीने में 200 रुपये, और वो इस लड़के से बहुत बड़ा है। माँ दुखी होकर बोली, लेकिन सुनती हूँ कि वो तो एकदम म्लेच्छों का देश है। विनोद ने कहा, तुम्हारा जानना सुनना ही तो सारे संसार का अंतिम सत्य नहीं हो सकता। पुत्र के अंतिम वाक्य से माँ अत्यंत दुखी होकर बोली, बेटा, जब से समझदार हुई इसी एक ही बात को सुन सुन कर भी जब मुझे चेत नहीं हुआ, तो इस उम्र में और शिक्षा मत दो। मैं ये जानने नहीं आई कि अपूर्व का मूल्य कितने रुपए है। मैं केवल ये जानने आई थी कि उसे इतनी दूर भेजना उचित होगा या नहीं। विनोद ने दाएं हाथ से माँ के चरण स्पर्श करके कहा, माँ, मैंने तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं कहा। ये सच है कि पिताजी के साथ ही हम लोगों का मेल बैठता था और उनसे हम लोगों ने सीखा है कि घर गृहस्थी के लिए रुपया होना कितना आवश्यक है। इस हैट कोट को पहनकर विनू इतना बड़ा साहब नहीं बन गया कि छोटे भाई को खिलाने के डर से उचित अनुचित का विचार न कर सके। लेकिन फिर भी कहता हूँ कि उसे जाने दो। देश में जैसी हवा बह रही है, इससे वो कुछ दिनों के लिए देश छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर काम में लग जाए तो इसमें उसका भी हित होगा और परिवार की रक्षा भी हो जाएगी। तुम तो जानती हो माँ, उस स्वदेशी आंदोलन के समय कितना छोटा था, फिर भी उसी के प्रताप से पिताजी की नौकरी जाने की नौबत आ गई थी। करुणामयी बोली, नहीं नहीं, अब अपूर्व वो सब नहीं कर सकता। विनोद बोला, माँ, सभी देशों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जाति ही अलग होती है। अपूर्व उसी जाति का है। देश की मिट्टी ही इसके शरीर का मांस है, देश का जल ही इसकी धमनियों का रक्त है।
देश के विषय में इनका विश्वास कभी मत करना माँ, नहीं तो धोखा खा जाओगी। बल्कि अपने इस म्लेच्छ विनू को अपने उस चोटीधारी गीता पढ़े एमएससी पास अपूर्व से अधिक ही अपना समझना। पुत्र की इन बातों पर माँ ने विश्वास तो नहीं किया, लेकिन मन ही मन शंकित हो उठी। देश के पश्चिमी क्षितिज पर जो भयानक मेघ के लक्षण प्रकट हुए हैं उसे वो जानती थी। याद आया कि उस समय तो अपूर्व के पिता जीवित थे, लेकिन अब नहीं हैं। विनोद ने माँ के मन की बात जान ली, लेकिन क्लब जाने की जल्दी में बोला, अच्छा माँ, वो कल ही तो जा नहीं रहा, सब लोग बैठकर जो निश्चय करेंगे कर लेंगे, कहकर तेजी से बाहर निकल गया। अपने ब्राह्मणत्व की बड़ी सतर्कता से रक्षा करते हुए अपूर्व एक जलयान द्वारा रंगून के घाट पर पहुंच गया। वो था कंपनी के दरमान और एक मद्रासी कर्मचारी ने अपने इस नए मैनेजर का स्वागत किया। 30 रुपये महीने का एक कमरा ऑफिस के खर्चे से यथासंभव सजा हुआ तैयार है, ये समाचार देने में उन लोगों ने देर नहीं की। समुद्र यात्रा के झंझटों के बाद वो खूब हाथ पैर फैलाकर सोना चाहता था। ब्राह्मण साथ था। घर में अत्यंत असुविधा होते हुए भी इस भरोसे के आदमी को साथ भेजकर माँ को बहुत कुछ तसल्ली मिल गई थी। केवल ब्राह्मण रसोइया ही नहीं, बल्कि भोजन बनाने के लिए कुछ चावल, दाल, घी, तेल, पिसा हुआ मसाला, यहाँ तक कि आलू परवल तक वो साथ देना नहीं भूली थी। गाड़ी आ जाने पर मद्रासी कर्मचारी तो चले गए, लेकिन रास्ता दिखाने के लिए दरबान साथ चल दिया। 10 मिनट में ही गाड़ी जब मकान के सामने पहुंचकर रुकी तो 30 रुपये किराए के मकान को देखकर अपूर्व हतबुद्धि सा खड़ा रह गया। मकान बहुत ही भद्दा है, छत नहीं है, सदर दरवाज़ा नहीं है, आंगन समझो या जो कुछ, इस आने जाने के रास्ते के अलावा और कहीं तनिक भी स्थान नहीं है। एक सकरी काठ की सीढ़ी रास्ते के छोर से आरंभ होकर सीधी तीसरी मंजिल पर चली गई है। इस पर चढ़ने उतरने में कहीं अचानक पैर फिसल जाए तो पहले पत्थर के बने राजपथ पर, फिर अस्पताल में, और फिर तीसरी स्थिति को न सोचना ही अच्छा है। नया आदमी है, इसलिए हर कदम बड़ी सावधानी से रखते हुए दरबान के पीछे पीछे चलने लगा। दरबान ने ऊपर चढ़ने के बाद दाईं ओर में 2 मंजिले के एक दरवाजे को खोलकर बताया, साहब यही आपके रहने का कमरा है। दाईं ओर इशारा करके अपूर्व ने पूछा, इसमें कौन रहता है? दरबान बोला, एक चीनी साहब हैं। अपूर्व ने पूछा, ऊपर तिमंजिले पर कौन रहता है? दरबान ने कहा, एक काले काले साहब हैं। कमरे में कदम रखते ही अपूर्व का मन बहुत ही खिन्न हो उठा। लकड़ी के तख्ता लगाकर एक दूसरे के बगल में छोटी बड़ी 3 कोठरियाँ बनी हुई हैं। इस मकान की सारी चीज़ें लकड़ी की हैं। दीवारें, फर्श, छत और सीढ़ी सभी लकड़ी की हैं। आग की याद आते ही संदेह होता है कि इतना बड़ा और सर्वांग सुंदर लाक्षागृह तो संभव है दुर्योधन भी अपने पांडव भाइयों के लिए न बनवा सका होगा। इसी मकान में इष्ट मित्र, आत्मीय स्वजनों, माँ और भाभियों आदि को छोड़कर रहना पड़ेगा। अपने को संभाल कर थोड़ी देर इधर उधर घूमकर हर चीज़ को देखकर तसल्ली हुई कि नल में अभी तक पानी है, स्नान और भोजन दोनों ही हो सकते हैं। अपूर्व ने रसोइये से कहा, महाराज माँ ने तो सभी चीज़ें साथ भेजी हैं, नहा कर कुछ बना लो, तब तक मैं दरबान के साथ सामान ठीक कर लूँ। रसोई में कोयला मौजूद था, लेकिन चूल्हे में कालिख लगी थी। पता नहीं इसमें पहले कौन रहता था और क्या पकाया था। ये सोचकर उसे बड़ी घृणा हुई। महाराज से बोला, एक उठाने वाला दम चूल्हा होता तो बाहर वाले कमरे में बैठकर कुछ दाल चावल बना लिया जाता, लेकिन कौन जाने इस देश में मिलेगा या नहीं। दरबान बोला, पैसे दीजिए, अभी 10 मिनट में ले आता हूँ। वो रुपया लेकर चला गया। तिवारी रसोई बनाने की व्यवस्था करने लगा और अपूर्व कमरा सजाने में लग गया। काठ के आले पर कपड़े सजा दिए गए, बिस्तर खोलकर चारपाई पर बिछा दिया, एक नया टेबल क्लॉथ मेज पर बिछाकर उस पर लिखने का सामान और कुछ पुस्तकें रख दी। उत्तर की ओर खुली खिड़की के दोनों पल्लों को अच्छी तरह खोलकर उसके दोनों कोनों में कागज़ ठूंसकर सोने वाले कमरे को सुंदर बनाकर बिस्तर पर लेटकर सुख की सांस ली। दरबान ने लोहे का चूल्हा ला दिया। तभी याद आया, माँ ने सिर की सौगंध देकर पहुँचते तार करने को कहा था, इसलिए दरबान को साथ लेकर चटपट बाहर निकल गया। महाराज से कहता गया कि 1 घंटे पहले ही लौट आऊँगा। आज किसी ईसाई त्यौहार के उपलक्ष्य में छुट्टी थी। अपूर्व ने देखा, ये गली देशी विदेशी साहब मेमों का मोहल्ला है। यहाँ के प्रत्येक घर में विलायती उत्सव का कुछ न कुछ चिन्ह अवश्य दिखाई दे रहा है।
अपूर्व ने पूछा। दरबान जी, सुना है यहाँ बंगाली भी तो बहुत हैं, वो किस मोहल्ले में रहते हैं? उसने बताया कि यहाँ मोहल्ले जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी जहाँ इच्छा होती है वहीं रहता है, लेकिन अफसर लोग इसी गली को पसंद करते हैं। अपूर्व भी अफसर था, कट्टर हिंदू होते हुए भी किसी धर्म के विरुद्ध भावना नहीं थी, फिर भी स्वयं को ऊपर नीचे दाएं बाएं भीतर बाहर चारों ओर से ईसाई पड़ोसियों को करीब देखकर अत्यंत घृणा अनुभव करते हुए उसने पूछा, क्या किसी दूसरे स्थान पर घर नहीं मिल सकेगा? दरबान बोला, खोजने से मिल सकता है, लेकिन इतने किराए में ऐसा मकान मिलना कठिन है। अपूर्व जब तार घर पहुंचा तो तार बाबू खाना खाने चले गए थे। 1 घंटे प्रतीक्षा के बाद जब आए तो घड़ी देखकर बोले, आज छुट्टी है, 2 बजे ऑफिस बंद हो गया। अपूर्व ऊंची आवाज़ में बोला, यह अपराध आपका है, मैं 1 घंटे से बैठा हूँ। बाबू बोला, लेकिन मैं तो सिर्फ 10 मिनट के लिए यहाँ से गया हूँ। अपूर्व ने उसके साथ झगड़ा किया, झूठा कहा, रिपोर्ट करने की धमकी दी, लेकिन फिर बेकार समझकर चुप हो गया। भूख और प्यास और क्रोध से जलता हुआ बड़े तार घर पहुंचा। वहां से अपने निर्विघ्न पहुंचने का समाचार जब माँ को भेज दिया तब उसे संतोष हुआ। दरबान ने विनय भरे स्वर में कहा, साहब हमको भी बहुत दूर जाना है। अपूर्व ने उसे छुट्टी देने में कोई आपत्ति नहीं की। दरबान के चले जाने के बाद घूमते घूमते गलियों का हिसाब करते करते अंत में मकान के सामने पहुंच गया। उसने देखा तिवारी महाराज एक मोटी लाठी पटक रहे हैं और न जाने क्या अंट शंट बकते झकते जा रहे हैं। साथ ही एक दूसरे व्यक्ति तिमंजले से हिंदी और अंग्रेजी में इसका उत्तर भी दे रहे हैं और घोड़े के चाबुक से बीच बीच में सट सट का शब्द भी कर रहे हैं। तिवारी से नीचे उतरने को कह रहे हैं और वो उनको ऊपर बुला रहा है। शिष्टाचार के इस आदान प्रदान में जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है उसे ना कहना ही उचित है। अपूर्व ने सीढ़ी पर से तेजी से ऊपर चढ़कर तिवारी का लाठी वाला हाथ जोर से पकड़कर कहा, क्या पागल हो गया है? इतना कहकर उसे ठेलता हुआ घर के अंदर ले गया। अंदर आकर वो क्रोध, क्षोभ और दुख से रोते हुए बोला, ये देखिए उस हरामजादे ने क्या किया है। उस कांड को देखते ही अपूर्व की थकान, नींद, भूख और प्यास एकदम हवा हो गई। खिचड़ी के हांडी से अभी तक भाप तथा मसाले की भीनी भीनी गंध निकल रही है, लेकिन उसके ऊपर नीचे आसपास चारों ओर पानी फैला हुआ है। दूसरे कमरे में जाकर देखा, उसका साफ सुथरा बिछौना मैले काले पानी से सन गया है। कुर्सी पर पानी, टेबल पर पानी, यहाँ तक कि पुस्तकें भी पानी में भीग गई हैं। अपूर्व ने पूछा, ये सब क्या हुआ? तिवारी ने दुर्घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए बताया। अपूर्व के जाने के कुछ देर बाद ही साहब घर में आए। आज ईसाइयों का कोई त्यौहार है। पहले गाना बजाना और फिर नृत्य आरंभ हुआ और जल्दी ही दोनों के संयोग से शास्त्रीय संगीत इतना असहाय हो उठा कि तिवारी को आशंका होने लगी कि लकड़ी की छत साहब का इतना आनंद शायद सहन नहीं कर पाएगी। तभी रसोई के पास ऊपर से पानी गिरने लगा। भोजन नष्ट हो जाने के भय से तिवारी ने बाहर जाकर इसका विरोध किया, लेकिन साहब चाहे काला हो या गोरा, देशी आदमी की ऐसी अभद्रता नहीं सह सकता। वो उत्तेजित हो उठा और देखते ही देखते अंदर जाकर बाल्टी पर बाल्टी पानी ढरकाना आरंभ कर दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो अपूर्व ने अपनी आंखों से देख लिया। कुछ देर मौन रहकर अपूर्व बोला, साहब के कमरे में क्या कोई और नहीं है? शायद कोई हो। कोई उसे पियक्कड़ साले के साथ दांत किटकिट तो कर रहा था। अपूर्व समझ गया कि किसी ने उसे रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन हम लोगों के दुर्भाग्य को तिल भर भी कम नहीं कर सका। अपूर्व चुप रहा। जो होना था हो चुका था, लेकिन अब शांति थी। अपूर्व ने हंसने की कोशिश करके कहा, तिवारी, ईश्वर की इच्छा न होने पर इसी तरह मुंह का ग्रास निकल जाता है। आओ समझ लें कि हम लोग आज भी जहाज में ही हैं। चिवड़ा मिठाई अब कुछ बची है, रात बीत ही जाएगी। तिवारी ने सिर हिलाकर हुंकारी भरी और उस हांडी की ओर फिर एक बार हसरत भरी नज़रों से देख चिवड़ा मिठाई लेने के लिए उठ खड़ा हुआ। सौभाग्य से खाने पीने के सामान का संदूक रसोई घर के कोने में रखा था, इसलिए ईसाई का पानी उसे अपवित्र नहीं कर पाया था। फलाहार जुटाते हुए तिवारी ने रसोई घर से कहा, बाबू यहाँ तो रहना हो नहीं सकेगा। अपूर्व अन्मयस्क भाव से बोला, हाँ लगता तो ऐसा ही है। तिवारी उसके परिवार का पुराना नौकर है। आते समय उसका हाथ पकड़कर माँ ने जो बातें समझाकर बताई थीं उन्हीं को याद करो उद्विग्न स्वर में बोला, नहीं बाबू, इस घर में अब एक दिन भी नहीं।
क्रोध में आकर काम अच्छा नहीं हुआ, मैंने साहब को गालियाँ दी हैं। अपूर्व ने कहा, उसे गालियाँ न देकर मारना ठीक था। तिवारी में अब क्रोध के स्थान पर सद्बुद्धि पैदा हो रही थी। हम लोग बंगाली हैं। अपूर्व मौन ही रह गया। साहस पाकर तिवारी से पूछा, ऑफिस के दरबान जी से कहकर कल सवेरे ही क्या इस घर को छोड़ा नहीं जा सकता? मेरा तो विचार है कि छोड़ देना ठीक होगा। अपूर्व ने कहा, अच्छी बात है, देखा जाएगा। दुर्जनों के प्रति उसे कोई शिकायत नहीं है। समय नष्ट न करके चुपचाप जगह छोड़ देना ही उसने उचित समझ लिया है। बोला, अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। तुम भोजन आदि का प्रबंध करो। अभी करता हूँ बाबू, कहकर कुछ निश्चिंत होकर अपने काम में लग गया। लेकिन उसी की बातों का सूत्र पकड़कर ऊपर वाले फिरंगी का दुर्व्यवहार याद कर अचानक अपूर्व का समूचा बदन क्रोध से जलने लगा। मन में विचार आया कि हम लोगों ने चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे इसे सहन कर लेना ही अपना कर्तव्य समझ लिया है। इसीलिए दूसरों को चोट पहुंचाने का अधिकार स्वयं ही दृढ़ तथा उग्र हो उठा है। इसीलिए तो आज मेरा नौकर भी मुझको तुरंत भागकर आत्महत्या करने का उपदेश देने का साहस कर रहा है। तिवारी बेचारा रसोई घर में फलाहार ठीक कर रहा था, वो जान भी न सका। उसकी लाठी लेकर अपूर्व बिना आहट किए धीरे धीरे बाहर निकला और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। दूसरी मंजिल पर साहब के बंद द्वार को खटखटाना आरंभ किया। कुछ देर बाद एक भयभीत नारी कंठ ने अंग्रेजी में कहा, कौन है? मैं नीचे रहता हूँ और उस आदमी को देखना चाहता हूँ। क्यों? उसे दिखाना है कि उसने मेरा कितना नुकसान किया है। वो सो रहे हैं। अपूर्व ने कठोर स्वर में कहा, जगा दीजिए, ये सोने का समय नहीं है। रात को सोते समय मैं तंग करने नहीं आऊँगा, लेकिन इस समय उसके मुंह से उत्तर सुने बिना नहीं जाऊँगा। लेकिन ना तो द्वार ही खुला और ना ही कोई उत्तर ही आया। 2-1 मिनट प्रतीक्षा के बाद अपूर्व ने फिर चिल्लाकर कहा, मुझे जाना है, उसे बाहर भेजिए। इस बार वो विनम्र और मधुर नारी स्वर द्वार के समीप सुनाई दिया। मैं उनकी लड़की हूँ, पिताजी की ओर से क्षमा मांगती हूँ। उन्होंने जो कुछ किया है सचेत अवस्था में नहीं किया। आप विश्वास रखिए, आपकी जो हानि हुई है कल हम उसे यथाशक्ति पूरी कर देंगे। लड़की के स्वर से अपूर्व कुछ नर्म पड़ गया, लेकिन उसका क्रोध कम नहीं हुआ। बोला, उन्होंने बर्बर की तरह मेरा बहुत नुकसान किया है, उससे भी अधिक उत्पात किया है। मैं विदेशी आदमी हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि कल सुबह मुझसे स्वयं मिलकर झगड़े को समाप्त कर लेने की कोशिश करेंगे। लड़की ने कहा, अच्छी बात है। फिर कुछ देर चुप रहकर बोली, आपकी तरह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल नए हैं, कल शाम को ही मालपीन से आए हैं। और कुछ न कहकर अपूर्व धीरे धीरे उतर आया। देखा तिवारी भोजन की व्यवस्था में लगा था। थोड़ा सा खा पीकर अपूर्व सोने के कमरे में आकर भीगे तकिए को ही लगाकर सो गया। प्रवास के लिए घर से बाहर पांव रखने के समय से लेकर अब तक विपत्तियों की सीमा नहीं रही थी। सुख शांतिहीन चिंताग्रस्त मन में एक ही बात बार बार उठ रही थी, उस ईसाई लड़की की बात। वो नहीं जानता कि वो देखने में कैसी है, क्या उम्र है, कैसा स्वभाव है, लेकिन इतना ज़रूर जान गया कि उसका उच्चारण अंग्रेज़ों जैसा नहीं है। और जो भी हो, ईसाई के नाते स्वयं को राजा की जाति का समझकर पिता की भांति घमंडी नहीं है। अपने पिता के अन्याय तथा उत्पात के लिए उसने लज्जा अनुभव की है। उसकी भयभीत विनम्र स्वर में क्षमा याचना उसे अपने कर्कश तथा तीव्र अभियोग की तुलना में असंगत सी लगी। उसका स्वभाव उग्र नहीं है, कड़ी बात कहने में उसे हिचक होती है। तभी बिहारी का मोटा कंठ स्वर उसके कानों तक पहुंचा। वो कह रहा था, नहीं मेम साहब, ये आप ले जाइए, बाबू भोजन कर चुके, हम लोग ये सब छूते तक नहीं। अपूर्व उठ बैठा और उस ईसाई लड़की के शब्दों को कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। तिवारी बोला, कौन कहता है कि हमने भोजन नहीं किया? ये आप ले जाइए, बाबू सुनेंगे तो नाराज़ होंगे। अपूर्व ने धीरे धीरे बाहर आकर पूछा, क्या बात है तिवारी? लड़की जल्दी से पीछे हट गई। शाम हो चली थी, लेकिन कहीं भी रोशनी नहीं जली थी। लड़की का रंग अंग्रेज़ों जैसा सफ़ेद नहीं है, लेकिन खूब साफ़ है। उम्र 19-20 या कुछ अधिक होगी। कुछ लंबी होने से दुबली जान पड़ती है। ऊपरी होंठ के नीचे सामने के दोनों दांतों को कुछ ऊंचा न समझा जाए तो चेहरे की बनावट अच्छी है। पैरों में चप्पल, शरीर पर भड़कीली सी साड़ी, चाल ढाल कुछ बंगाली और कुछ पारसी जान पड़ती है। एक डाली में कुछ नारंगी, नाशपाती, 2-4 अनार और अंगूर का एक गुच्छा सामने धरती पर रखे हैं।
अपूर्व ने पूछा, ये सब क्या है? लड़की ने अंग्रेजी में धीरे से उत्तर दिया, आज हमारा त्यौहार है, माँ ने भेजा है, आज तो आपका खाना भी नहीं हुआ। अपूर्व ने कहा, अपनी माँ को हम लोगों की ओर से धन्यवाद देना और कहना कि हमारा खाना हो गया है। लड़की चुप थी। अपूर्व ने पूछा, हमारा खाना नहीं हुआ, आपको ये कैसे पता लगा? लड़की ने लज्जित स्वर में कहा, इसीलिए तो झगड़ा हुआ था। अपूर्व बोला, नहीं, वास्तव में हमारा खाना हो चुका है। लड़की बोली, हो सकता है, लेकिन ये तो बाजार के फल हैं, इनमें तो कोई दोष नहीं है। अपूर्व समझ गया कि उसे किसी प्रकार शांत करने के लिए दोनों अपरिचित स्त्रियों के उद्वेग की सीमा नहीं है। कुछ देर पहले वो अपने स्वभाव का जो परिचय दे आया है, उससे न जाने क्या होगा। ये सोचकर उसे प्रसन्न करने के लिए ही तो ये भेंट लेकर आई है। इसीलिए मीठे स्वर में बोला, नहीं, कोई दोष नहीं है। फिर तिवारी से बोला, ले लो, इनमें कोई दोष नहीं है महाराज। तिवारी इससे प्रसन्न नहीं हुआ। बोला, रात में हम लोगों को ज़रूरत नहीं है और माँ ने मुझे ये सब करने के लिए बार बार मना किया है। मेम साहब, आप इन्हें ले जाइए, हमें ज़रूरत नहीं है। माँ ने मना किया है या कर सकती हैं, इसमें असंभव कुछ भी नहीं था और वर्षों के विश्वसनीय तिवारी को इन सब झंझटों को सौंपकर उसका अभिभावक भी वो नियुक्त कर सकती हैं, ये भी संभव है। अभी संकुचित, लज्जित और अपरिचित लड़की जो उसे प्रसन्न करने उसके द्वार पर आई है, उसे उपहार की सामान्य वस्तुओं को अस्पृश्य कहकर अपमानित करने को भी वो उचित न मान सका। तिवारी ने कहा, ये हम सब नहीं छुएंगे मेम साहब, इन्हें उठा ले जाइए, मैं इस स्थान को धो डालूं। लड़की कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर डाली उठाकर धीमे धीमे चली गई। अपूर्व ने धीमे और रूखे स्वर में कहा, न खाते, लेकिन लेकर चुपके से फेंक तो सकते थे। तिवारी बोला, नष्ट करने का क्या लाभ होता बाबू, मूर्ख गंवार कहीं का। इतना कहकर अपूर्व सोने चला गया। बिस्तर पर लेटकर पहले तिवारी के प्रति क्रोध से उसका संपूर्ण शरीर जलने लगा, लेकिन इस विषय में वो जितना भी सोचता था, लगता था कि शायद ये ठीक ही हुआ कि उससे स्पष्ट कहकर लौटा दिया। उसे अपने बड़े मामा की याद आ गई। उस निष्ठावान ब्राह्मण ने एक दिन भोजन करने से मना कर दिया था। करुणामयी ने पति से भाई का मनमुटाव दूर करने के लिए एक चतुराई का सहारा लेना चाहा, लेकिन दरिद्र ब्राह्मण ने हंसकर कहा, नहीं बहन, ये सब नहीं हो सकता। जीजा जी क्रोधी व्यक्ति हैं, इस अपमान को सह न पाएंगे। हो सकता है तुम्हें भी इसमें भागीदार बनना पड़े। मेरे स्वर्गीय गुरुदेव कहा करते थे, मुरारी, सत्य पालन में दुख है, वंचना और प्रताड़ना के मीठे पद से वो कभी नहीं आता। मैं बिना भोजन किए चला जाऊंगा, यही उचित है बहन। इस घटना के कारण करुणामयी ने अनेक दुख सहे, लेकिन भाई को कभी दोष नहीं दिया। इसी बात को याद कर अपूर्व के मन में बार बार ये बात उठने लगी। उचित ही हुआ, तिवारी ने ठीक ही किया। अपूर्व की इच्छा थी कि सुबह बाजार घूम आए, लेकिन न जा सका, क्योंकि ऊपर वाला साहब कब क्षमा याचना करने आएगा इसका कुछ ठीक नहीं था। वो आएगा अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं था। आज जब उसका नशा टूटेगा, तब उसकी पत्नी और बेटी उसे किसी भी दशा में छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि उनके द्वारा ऐसा संकेत वो कल ही पा चुका था। नींद टूटने के बाद से वो लड़की कई बार याद आई थी। नींद में भी उसकी भद्रता, सौजन्यता और उसके विनम्र कंठ स्वर कानों में एक परिचित सुर की भांति आते जाते रहे। अपने शराबी पिता के दुराचार के कारण उस लड़की की लज्जा की सीमा नहीं थी। मूर्ख तिवारी के रूखे व्यवहार से अपूर्व भी लज्जा का अनुभव कर रहा था। अचानक सिर के ऊपर पड़ोसियों के जाग उठने की आहट आई और प्रत्येक आहट से वो आशा करने लगा कि साहब उसके द्वार पर आकर खड़ा है। क्षमा तो करेगा ही, ये निश्चित है, लेकिन विगत दिन की विभत्सता क्या करने से सरल और सामान्य होकर विषाद का चिन्ह मिटा देगी, यही उसकी चिंता का विषय था। आशा और उद्वेग के साथ प्रतीक्षा करते करते जब 9 बज गए तो सुना साहब नीचे उतर रहे हैं। उनके पीछे भी 2 पैरों के शब्द सुनाई दिए। थोड़ी देर बाद ही उनके द्वार का लोहे का कड़ा जोर से बज उठा। तिवारी ने आकर कहा, बाबू, ऊपर वाला साहब कड़ा हिला रहा है। अपूर्व ने कहा, दरवाज़ा खोलकर उनको आने दो। तिवारी के दरवाज़ा खोलते ही अपूर्व ने अत्यंत गंभीर आवाज़ सुनी, तुम्हारा साहब कहाँ है? उत्तर में तिवारी ने कहा, ठीक ठाक सुनाई नहीं पड़ा। स्वर से अपूर्व चौंक पड़ा। बाप रे, ये क्या सामान्य कंठ स्वर है? सोचा
शायद साहब ने सवेरे उठते ही शराब पी ली है, इसलिए इस समय जाना उचित है या नहीं। सोचने से पहले फिर उधर से आदेश हुआ, बुलाओ जल्दी। अपूर्व धीरे धीरे पास जाकर खड़ा हो गया। साहब ने एक पल उसे ऊपर से नीचे तक देखकर अंग्रेजी में पूछा, अंग्रेजी जानते हो? जानता हूँ। मेरे सो जाने के बाद कल तुम ऊपर गए थे? जी हाँ। लाठी ठोकी थी? अनाधिकार प्रवेश करने के लिए दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की थी? अपूर्व विस्मय के मारे स्तब्ध हो गया। साहब ने कहा, संयोग से दरवाज़ा खुला होता तो तुम कमरे में घुसकर मेरी पत्नी या बेटी पर आक्रमण कर बैठते, इसीलिए मेरे जागते रहने पर नहीं गए। अपूर्व ने धीमे स्वर से कहा, आप तो सो रहे थे, कैसे पता चला? साहब ने कहा, मेरी लड़की ने मुझे बताया है, उसे तुमने गाली भी दी। इतना कहकर उसने बगल में खड़ी लड़की की ओर इशारा किया। ये वही लड़की है। कल भी इसे अपूर्व अच्छी तरह नहीं देख पाया था। आज भी साहब के विशाल शरीर की आड़ में उसकी साड़ी की किनारी को छोड़कर और कुछ भी नहीं देख पाया। सिर हिलाकर उसने पिता की हाँ में हाँ मिलाई या नहीं, ये भी समझ में नहीं आया, लेकिन इतना अवश्य समझ गया कि ये लोग भले आदमी नहीं हैं। सारे मामले को जानबूझकर विकृत और उल्टा करके सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। साहब ने कहा, मैं जाग रहा होता तो तुम्हें लात मारकर धकेल देता, तुम्हारे मुंह में एक भी दांत साबुत न रहने देता, लेकिन ये अवसर अब खो चुका हूँ, इसलिए पुलिस के हाथ से जो कुछ न्याय मिलेगा उतना ही लेकर संतुष्ट होना पड़ेगा। हम लोग जा रहे हैं, तुम इसके लिए तैयार रहना। अपूर्व ने सिर हिलाकर कहा, अच्छी बात है, लेकिन उसका मुंह उतर सा गया। साहब ने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, चलो, और सीढ़ी से उतरते उतरते बोला, मैंने तो पहले ही कहा था बाबू कि जो होना था हो गया, अब उन्हें और छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो साहब और मेम ठहरे। अपूर्व ने कहा, साहब मेम ठहरे तो इससे क्या होता है? तिवारी ने कहा, ये लोग पुलिस में जो गए हैं। अपूर्व बोला, जाने से क्या होता है? तिवारी ने व्याकुल होकर कहा, बड़े बाबू को तार कर दूं, छोटे बाबू उन्हें बुला ही लिया जाए। क्या पागल हो गया है तिवारी? जा उधर देख, सारा खाना जल गया होगा, 10:30 बजे मुझे ऑफिस जाना है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। तिवारी रसोई घर में चला गया, लेकिन रसोई बनाने से लेकर बाबू के ऑफिस जाने तक का सभी कुछ उसके लिए अत्यंत अर्थहीन हो गया। उपन्यास जारी रहेगा अगले भाग में।